हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास के साथ हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज में चैप्टर नंबर 3 यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। जो आपको बिजनेस स्टडीज क्लास 12 की जो प्लेलिस्ट है वहां पर आपको जो वीडियोज होंगे वो आपको सीक्वेंसिंग से सीरियल से मिल जाएंगे। इसका जो चौथा पार्ट है उसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिकली जो आपका टॉपिक है डीमोनेटाइजेशन, उसके ऊपर आज हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं, जिसे हिंदी में नोटबंदी कहते हैं। और सन 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये इसको अनाउंस किया गया था, तो उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि हम आपकी प्रिपरेशन तक आपके साथ हैं, चाहे वो आपकी अकाउंटेंसी हो, चाहे बीएसटी हो, चाहे आपका इकोनॉमिक्स हो, सभी के लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपके साथ आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जो डीमोनेटाइजेशन है, जिसे हिंदी में हम नोटबंदी कहते हैं, नोटबंदी एग्जैक्टली क्या होती है, इसके बारे में हम आपके साथ बातचीत करेंगे। इसके अतिरिक्त हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नोटबंदी करने के पीछे वो कौन कौन से रीजंस थे, वो क्या क्या रीजन थे जिस वजह से इसको लिया गया ये इतना बड़ा स्टेप, और इसका हमारे देश की इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस विषय में भी हम लोग बातचीत आपके साथ करने वाले हैं। तो दो लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्लास। एक तो आपकी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरी चीज चूंकि आपके सिलेबस का हिस्सा है और ये नया कंसेप्ट है जो कि सन 2016 से ये ताल्लुकात रखता है, तो एक संभावना बनती है कि एग्जाम में भी यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या है कंसेप्ट इसका बेसिकली डीमोनेटाइजेशन का, और इसके कुछ फीचर्स की भी बात हम लोग बाद में करेंगे। देखिए, अगर हम लोग बात करें डीमोनेटाइजेशन की, तो बताया गया है कि व्हेन अ करेंसी इज stripped of its legal status and replaced with a new currency is known as demonetization। यानी डीमोनेटाइजेशन एक ऐसा तरीका है जहां पर हमारे देश में जो करेंसी चल रही है उस करेंसी का लीगल स्टेटस समाप्त कर दिया जाता है और उस करेंसी को रिप्लेस किया जाता है एक नई करेंसी के साथ। यानी किसी चलन में जो मुद्रा है, चलन में जो अभी करंट में सर्कुलेशन में जो कुछ करेंसी है, उस करेंसी का लीगल स्टेटस खत्म करके उसकी जगह पे नई करेंसी को इंट्रोड्यूस करना इज कॉल्ड डीमोनेटाइजेशन। सो इट इज आल्सो interpreted as the shift of the part of government indicating that the tax evasion will be no longer be tolerated or accepted। एक्चुअली इसको करने का जो सबसे बड़ा मुद्दा है सरकार का, वो क्या होता है, वो जो कर चोरी होती है। टैक्स इवेजन का मतलब होता है हिंदी में कर चोरी। जो टैक्सेस वगैरह की चोरी करते हैं, जैसे आपके पास अगर ब्लैक मनी है और ब्लैक मनी का चूंकि कोई डेटा नहीं है तो सरकार की नजर में वो पैसा आपके पास है ही नहीं, तो उस पर आपको टैक्सेस नहीं पे करने। तो कर चोरी जो अभी तक हो रही थी उस सिस्टम को भी कम करना डीमोनेटाइजेशन का अपने आप में एक बहुत बड़ा रीजन है। आपको याद दिला देते हैं कि सन 2016 के अंदर हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 8 नवंबर सन 2016 को रात्रि के 8 बजे एक अनाउंसमेंट होता है टेलीविजन पर, जिसपे उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि भाई कल से आज ही रात 12 बजे से 500 और 1000 के जो नोट हैं वो चलन में नहीं रहेंगे। यानी 500 और 1000 रुपए के नोट जो बंद हुए थे 8 नवंबर सन 2016 को बंद हुए थे। ये डीमोनेटाइजेशन का एक जीता जागता उदाहरण है, जो शायद आपने इसे अपने बचपने में, जब आप शायद 5वीं 6वीं में रहे होंगे, तब आपने इसको देखा होगा। कुछ और चीजों पर गौर करते हैं। द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट टू लार्जेस्ट डिनोमिनेशन ₹500 and 1000 were demonetized with immediate effect। सरकार ने निर्णय लिया कि 1000 और 500 रुपए के जो नोट्स हैं उनको इंस्टेंटली खत्म कर दिया जाएगा, उनका जो लीगल टेंडर है उसे खत्म कर दिया जाएगा, और उसके पीछे के तमाम सारे रीजंस हैं जिस वजह से इसको खत्म किया गया, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। द पीपुल ऑफ इंडिया हैड डिपोजिट द इनवैलिड करेंसी। क्योंकि सरकार ने जब उसका लीगल टेंडर समाप्त कर दिया तो वो करेंसी कैसी है, इनवैलिड करेंसी, जाहिर है। अब लोग क्या कर रहे हैं, उस इनवैलिड करेंसी को बैंक में जाकर जमा कर रहे हैं, और उसके बदले में जो 2000 रुपए का रिस्ट्रिक्शन था, बाद में हालांकि उसे बढ़ा दिया गया था, तो वो कैश आपको मिल रहा था। इसका जो एम था आपका करप्शन को रोकना, इसके अलावा जो इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी, डुप्लीकेट नोट छप रहे थे, उसको रोकना, टेररिस्ट को रोकना, तमाम सारे ऐसे मुद्दे थे जैसे टैक्स चोरी वगैरह हो गई, इन सबको रोकना इसका बेसिकली बड़ा मुद्दा था। अब इसके कुछ रीजंस हैं जिनको सिस्टमेटिकली हम लोग देखते हैं कि द रीजंस बिहाइंड टेकिंग द स्टेप ऑफ डिमोनेटाइजेशन। तो इसके रीजन जो है, मेन रीजन क्या है, सबसे पहले फेक करेंसी, हमारे देश में फेक करेंसी भी चल रही थी जिसको हम जाली मुद्रा बोलते हैं,
500 रुपए 1000 रुपए के नकली नोट चलते थे उसको बंद करना था। दूसरा था जो करप्शन वगैरह हो रहा था वो आपका उस पर कंट्रोल करना था। इसके अलावा एक आइडियल प्रोडक्टिव और करप्शन जो क्राइम वगैरह हो रहे थे उन सबको भी थोड़ा सा कम करना था। सोसाइटी को कैशलेस बनाना था ताकि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो बेसिकली ऑनलाइन मोड से होना स्टार्ट हो जाए, ये भी रीजन था। क्योंकि करेंसी बहुत ज्यादा थी तो इससे क्या था, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा हुआ था, तो इन्फ्लेशन को कम करना यानी जो आपकी महंगाई है महंगाई को भी कम करना ही होता था। देखो जब ज्यादा मार्केट में पैसा होगा, लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो लोग महंगी सामान खरीदेंगे, जब पैसा कम होगा तो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, सस्ता सामान खरीदेंगे। तो एक जो टैक्स इवेशन था गौर की जगह से, हाई इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई। महंगाई का मतलब है, इन्फ्लेशन का मतलब है कि इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन वेयर द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर परसिस्टेंटली इंक्रीजेस। लगातार वस्तुओं के और सेवाओं के जो रेट हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और जो वैल्यू ऑफ मनी है वो गिरता चला जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, महंगाई बोलते हैं, महंगाई या इन्फ्लेशन। जैसे मान लो अगर पूरी सोसाइटी में सबके पास खूब पैसे होंगे तो जब खूब पैसे होंगे तो जाहिर है सामान को महंगा खरीद लेंगे। अगर वही पैसा उनके पास कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल होगा। एक और रीजन था टैक्स इवेजन, जिसकी बात हम कर चुके हैं, जो कर चोरी थी। लोग क्या कर रहे थे, लोगों के पास ब्लैक मनी पड़ा हुआ है। अब मान लो आपके पास अगर ब्लैक मनी पड़ा हुआ है तो उसका डेटा तो गवर्नमेंट के पास है ही नहीं। अब जब गवर्नमेंट के पास उसका कोई डेटा नहीं है तो आपको उस पर टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं। अब जब डिमोनेटाइजेशन कर दिया गया तो वो जो कैश आपकी बोरी में पीछे वाले कमरे में रखा था वहां से निकल के बैंक में जमा करने के लिए आप जाएंगे, तो जब बैंक में जाएंगे तो आपके रिकॉर्ड में आ जाएगा कि भैया ये पैसा जो है वो बैंक में आया। अब बैंक में आया तो फिर आप रिकॉर्ड में आएगा तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो एक ये भी इसका बड़ा मुद्दा था। नेक्स्ट अगर हम देखें इसके फीचर्स क्या हैं, इसके कुछ फीचर्स को जानना बहुत जरूरी है। देखिए डिमोनेटाइजेशन की बात करी गई है तो इस सीन एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। सबसे बड़ा रीजन क्या था कि जो कर चोरी हो रही थी उसको खत्म करना, जो कैश आपका अलमारियों में दबा पड़ा था वो मार्केट में बाहर लाना ताकि सरकार के लीगल इंफॉर्मेशन में जिसपे आपको पैसा देना पड़े। तो कैश दैट वाज देयर विद द पीपल देयर फ्रॉम देयर इनकम बाय परफॉर्मिंग लीगल एक्टिविटीज वाज इंस्टेंटली डिपॉजिट इनटू द बैंक इन ऑर्डर टू एक्सचेंज। जो भी ईमानदारी से पैसा कमाया है वो तो तुरंत जाके आप जमा करके नई नोट्स निकलवा लोगे, बट जिन लोगों ने इलीगल एक्टिविटीज से पैसा कमाया था, जिनके पास ब्लैक मनी थी, उनको इस पैसे को जमा तो करना पड़ेगा लेकिन उसके ऊपर उनको टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ गए। टैक्सेस उस पर पे करने पड़ गए जिस पैसे का कोई रिकॉर्ड उनके पास नहीं था। सो इट वाज आल्सो मेड क्लियर बाय द गवर्नमेंट दैट डिमोनेटाइजेशन वाज चेंज ऑन देयर पार्ट शोइंग दैट टैक्स इवेजन विल नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड। इसका मतलब यही था कि अभी तो आपने ब्लैक मनी छुपा के रखा है, अब ये पैसा जमा करोगे तो टैक्स दोगे, और इससे आने वाले कुछ वर्षों तक, कम से कम 2-4 वर्षों तक तो टैक्स चोरी की संभावनाएं जो हो जाएंगी कम हो जाएंगी। ये इसका बड़ा फीचर था। अगर कुछ डेटा की बात करें, कुछ जो कह सकते हैं कि आंकड़े निकल के आए, तो जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो तकरीबन 86% जो करेंसी सर्कुलेशन में थी उसको क्या किया गया था, बाहर कर लिया गया था। यानी कि नोटबंदी में चूंकि हमारे देश के जो बड़ी नोटें थी उस समय कौन सी थी, 500 की थी, 1000 की थी। जाहिर है जो सर्कुलेशन में मनी थी उसमें ज्यादा बड़ी नोटें 1500 की थी, तो करीब 86% जो करेंसी सर्कुलेशन से वो बाहर कर ली गई। ये रिपोर्ट बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा डिस्क्लोज की गई, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से जो आपका अनडिस्क्लोज इनकम है, अनडिस्क्लोज का मतलब जिस इनकम के डेटा अवेलेबल नहीं थे, वो करीब 9334 करोड़ रुपए था। 9334 करोड़, जो कि 9 नवंबर 2016 से लगा के 27 फरवरी मतलब फरवरी 2017 के बीच का। यानी अनडिस्क्लोज का मतलब है वो इनकम जो कहां से कमाई गई है यही नहीं पता है। बात समझ रहे हैं ना, अनडिस्क्लोज का मतलब इनकम तो है आपके पास लेकिन ये कहां से आई है ये नहीं पता है। तो ये करीब थी 9334 करोड़, अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। इसके अलावा इसके पीछे कुछ रीजन क्या था, इट प्रमोट द वेरिएबल सर्विस ऑफ लॉन्चिंग अ मास अवेयरनेस कैंपेन अगेंस्ट ब्लैक मनी। यानी ब्लैक मनी के खिलाफ एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया गया ताकि ब्लैक मनी पे थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। आपको याद होगा अन्ना हजारे साहब हुआ करते थे जो लोकपाल बिल और इस तरीके की चीजों को लेकर धरना प्रदर्शन करते थे, और उन्हीं सब चीजों को लेकर बेसिकली नोटबंदी थोड़ा सा और कारगर साबित हुई। डिमोनेटाइजेशन फैसिलिटेट द चैनलाइजिंग सेविंग इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। इससे क्या हो गया, जब सारे के सारे लोग जाके पैसा बैंक में जमा करेंगे तो उससे क्या होगा, जो इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस,
उनके पास सेविंग बढ़ जाएंगे और वो पैसे को आगे अलग अलग डिपॉजिट, अलग अलग स्कीम पर डिपॉजिट करेंगे, जिससे क्या होगा कि बिजनेस बढ़ जाएगा, फाइनेंशियल मार्केट मजबूत हो जाएगा। So some of new deposit schemes offered by the bank continue to provide the base loan। इसके बाद क्या हो गया कि जब पैसा सारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पहुंच गया तो बैंकों ने एक बेस लोन स्टार्ट कर दिया, जिस पर लो इंटरेस्ट रेट पर लोन देना स्टार्ट किया। क्योंकि आप सोचो तुम्हारे पास 50,000 जमा है, तुमने जाके बैंक में जमा कर दिया, मिले तुमको कितने 2,000, तुम्हारे 48,000 बैंक में जमा हो गए। तो ऐसे बैंक के पास बहुत पैसा आ गया। अब बैंक वाले फ्रस्ट्रेट हो गए कि इस पैसे को करेंगे क्या, तो उन्होंने क्या किया, तमाम सारी स्कीमें निकाली, भैया आओ पैसा ले जाओ और कम इंटरेस्ट पर जाके इसको बिजनेस चालू करो या कोई और काम करो। तो कुल मिला के तमाम सारी फाइनेंशियल स्कीम जो है बैंकों ने बाद में स्टार्ट करी, क्योंकि उनके पास डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा हो गई थी। नेक्स्ट अगर आप देखें तो डिमोनेटाइजेशन ने क्या किया, एक कैशलेस सोसाइटी डेवलप कर दी, जहां पर बेसिकली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होना स्टार्ट हो गई। लोगों ने आपका गूगल पे तो खैर उस टाइम कम फेमस था, पेटीएम हो गया आपका, और आपका जो एक और होता है पॉइंट ऑन सेल पीओएस जो टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें एक कार्ड होता है ना, कार्ड आप स्वाइप करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है बेसिकली उस दौरान बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई। अब इसके इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं इकोनॉमी के ऊपर, तो सबसे पहले क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मनी और इंटरेस्ट रेट सॉरी मनी और इंटरेस्ट रेट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इट्स इम्पैक्ट ऑन द मनी देखिए, इट्स इम्पैक्ट ऑन द मनी एंड इंटरेस्ट रेट इज सच दैट इट डिक्लाइन द कैश ट्रांजेक्शन। इसने क्या किया, कैश ट्रांजेक्शंस को डिक्लाइन कर दिया। जब कैश ट्रांजेक्शंस को डिक्लाइन कर दिया तो उस टाइम पेटीएम और जो अदर ऑनलाइन पेमेंट मेथड थे वो बहुत पॉपुलर हो गए। लोगों ने क्या किया कि कैश ट्रांजेक्शंस की जगह पे पेटीएम के थ्रू ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट कर दिया। जब पेटीएम के थ्रू ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट कर दिया तो बिना करेंसी के जो है इकोनॉमी के अंदर लेन देन होना स्टार्ट हो गए। इससे क्या होगा कि बैंकों के जो डिपॉजिट है वो इंक्रीज हो गई। भाई आपका लेन देन जो है मान लो पेटीएम से चल रहा है, तो बैंक से पैसा एक्चुअली निकल तो रहा नहीं, बैंक से पैसा नहीं निकल रहा, आपका लेन देन ऐसे ही चल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए बैंकों के लिए बेहतर हो गया, बैंकों के लिए क्या हो गया, बेहतर हो गया। इससे जो आपकी फाइनेंशियल सेविंग्स है बैंकों की वो इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट अगर आप देखें इसमें एक है प्राइवेट वेल्थ। इसका प्राइवेट वेल्थ के ऊपर जो है वो इसका इंपैक्ट पड़ा। इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन ऑन द प्राइवेट वेल्थ वाज सच दैट देयर वाज अ डिक्लाइन इन द पीपल्स प्राइवेट वेल्थ। जो लोगों की प्राइवेट वेल्थ थी वो डिक्लाइन हो गई, क्योंकि जब आपका ब्लैक मनी बाहर आएगा, ब्लैक मनी का पैसा सरकार के पास चला जाएगा, तो आप जो अननेसेसरी चीजों पर पैसे खर्च कर रहे थे वो खत्म हो जाएगा, और आपका जो कह सकते हैं कि जो प्राइवेट वेल्थ क्रिएट हो रही थी वो क्या हो गई, वो आपकी कम हो गई। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर वेल्थ, पब्लिक सेक्टर वेल्थ में क्या हो गया, पब्लिक सेक्टर वेल्थ पर इसका कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ा। सो देयर वाज नो इफेक्ट ऑन द डिमोनेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक। सरकारी सेक्टर पे इसका ज्यादा इंपैक्ट आपका नहीं पड़ा। डिजिटलाइजेशन बहुत तेजी से हो गया, रुपए हो गया, पेटीएम हो गया, एईपीएस ट्रांजैक्शंस हो गए, ये सारे ट्रांजैक्शन बहुत तेजी के साथ पॉपुलर हुए। और आपकी जो इंटरनेट बैंकिंग है और मोबाइल बैंकिंग है ये उसी समय आपकी जो है वो धीरे धीरे पॉपुलर होना स्टार्ट हो गई। इसके अलावा जो रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट में जो आपके जमीनें हैं, जो आपके प्लॉट्स हैं, जो फ्लैट्स हैं, उनके प्राइस जो हो गए कुछ समय के लिए सस्ते हो गए, जिसके परिणाम ये हो गए कि जो महंगाई बहुत तेजी से उस दौरान बढ़ रही थी उस पर कुछ हद तक जो है अंकुश लगाया जा सका, कुछ उसे थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सका। और टैक्स कलेक्शन, सरकार को नोटबंदी के दौरान बहुत बड़ी मात्रा में टैक्स कलेक्शन हुआ, क्योंकि जो भी ब्लैक मनी जमा थी वो सारी ब्लैक मनी बाहर निकल के आई, सब पे सरकार ने टैक्सेस चार्ज किए। इससे क्या हो गया, सरकार का जो टैक्स कलेक्शन है वो बहुत तेजी के साथ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये बेसिकली थी आपकी नोटबंदी। और नोटबंदी ने किस तरीके से हमारे देश में एक कह सकते हैं एक अलग सा माहौल क्रिएट किया, तमाम चीजें लोगों को देखने को मिली जो शायद उन्होंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सोचा था। तो ये नोटबंदी, जिसके फीचर्स के बारे में आपने जाना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आपने जानी, जिससे आपका एक बेसिक कंसेप्ट डेवलप हुआ, और ये भी आप जान पाए कि एग्जाम में अगर इसका क्वेश्चन बनेगा तो कैसे आपको हैंडल करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो आपसे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा। अब हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।